हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का प्रैक्टिस पेपर जो 2023-24 का है, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काम आएगा, प्री बोर्ड में काम आएगा, डीओई की तरफ से इशू किया गया है और किसी भी स्टेट के बच्चे इस पेपर को देख सकते हैं। ये दिल्ली की तरफ से ये जो पेपर है, जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसकी तरफ से इशू किया गया है। ये सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके स्कूल में भी एनसीईआरटी लगी हुई है या सीबीएसई को आप फॉलो करते हैं, आप किसी भी स्टेट के हैं, इस पेपर को देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं इस पेपर को समझाने जा रहा हूँ इस वीडियो में, आप ध्यान समझिएगा। और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। मैंने यहाँ पर कॉपी में इनके सॉल्यूशन के साथ भी किया हुआ, मैं करके भी दिखाऊंगा ताकि अच्छे से समझ पाएँ। आप इस वीडियो को देखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले मैं पैटर्न बता दूं। अगर आप सीबीएसई की गाइडलाइन से हैं, वैसे तो एनसीईआरटी वाले बच्चे सब देख सकते हैं, लेकिन जो सीबीएसई की गाइडलाइन से हैं और सीबीएसई इनके बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे तो उनका सेम पैटर्न यही वाला रहेगा। आपके 5 सेक्शन आने वाले हैं, ए बी सी डी ई। जो सेक्शन ए है उसमें 20 MCQs हैं, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, और ऐसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन जो है ना वो एक लैंग्वेज में बता देता हूँ, आप समझ जाएंगे। और जो सेक्शन सी है उसमें 6 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के हैं। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन है 5 मार्क्स का एक है। सेक्शन ई में ना 3 केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स का ईच है। ठीक है, तो यानी कि 4 × 12 हो जाएगा। और इसमें बता रखा है कि 1, 1 और 2 इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, मतलब 4 मार्क्स के। ये कह रहे हैं कि सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी, लेकिन कुछ क्वेश्चन में ना आपको ऑप्शन दिए गए हैं। आपको ना कुछ क्वेश्चन में जो है छूट दी गई है। आपको यहाँ बता रखा है कि जैसे अगर हम 5 अंकों वाले 2 प्रश्न है ना, उसमें आपको छूट दे रखी है कि आप 2 में से 1 कर सकते हैं। मतलब ऊपर वाले या नीचे वाले क्वेश्चन में से कर सकते हैं, ये नहीं कि किन्हीं 5 में से आपको कोई 2 करने हैं, ऐसा नहीं है। पर 3 अंकों वाले प्रश्न में 2 प्रश्नों में छूट दे रखी है, 2 अंकों वाले प्रश्नों में 2 प्रश्नों में आपको छूट दे रखी है। और खंड ई में 2 अंकों वाले प्रश्न में आपको इंटरनल जो है ऑप्शन दे रखा है, मतलब क्वेश्चन के अंदर ही आपको जो क्वेश्चन है ना उसके अंदर आपको छूट दे रखी है। जब आप पेपर देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। और ये कह रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेटर आपको बिल्कुल अलाउड नहीं है। और यहाँ पर बोला गया कि उत्तर लिखने से पहले ना प्रश्न का नंबर जरूर लिखें, क्योंकि बच्चे ना क्वेश्चन नंबर नहीं डालते, जिसकी वजह से टीचर को चेक करने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में बोला गया कि किसी के होने की प्रायिकता 3/7 है। ठीक है, ये कह रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 3/7। ठीक है, तो ये कह रहा है उस घटना के ना घटने की प्रायिकता कितनी होगी, मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट इज। देखो मैं आपको बता दूं, जो प्रायिकता होती है हिंदी में और इंग्लिश में, जो प्रोबेबिलिटी होती है ना उसको हम पी से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर ई जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर होने और ना होने को देखना है। ठीक है, होने का चांस 3/7 है, 3/7 है, और ना होने का हमें निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि होना और ना होने का जो टोटल होता है वो 1 होता है। ठीक है, मैं आपको साथ साथ मैंने कहा ना आपको कंसेप्ट भी समझाता रहूँगा, भले थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए लेकिन आपको अच्छे से कंसेप्ट समझाऊँगा। देखो, होना और ना होना इसका टोटल 1 होता है। मतलब जो प्रोबेबिलिटी होती है ना बच्चे, जो प्रायिकता होती है वो 0 से लेकर 1 तक होती है। ठीक है, तो इसलिए अगर होने की प्रोबेबिलिटी ये वाली है तो ना होने की क्या होगी, हम 1 में से घटा देंगे। अब 1 में से यहाँ कैसे घटाएंगे, देखो 1 - 3/7 है। आप शॉर्टकट ऐसा कर सकते हैं, 7 में से 3 गए 4, नीचे 7 लिख दिया। एक तरीका तो ये वाला हो गया। दूसरा तरीका आप यूँ करिए, इसके नीचे 1 लगाइए, 7 × 7, 1 3 × 3, 7 1 7, तो 7 में 3 गए 4/7 आ गया। ठीक है, क्योंकि होना या ना होने का टोटल 1 होता है। आप वेरीफाई कर सकते हो। होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 3/7,
ना होने की 4/7। अब आप एलसीएम लीजिए, तो देखो 4/7 और 3/7 इनको जोड़ा तो क्या बन गया 7/7। ये देखो एक आंसर आ गया। तो जो प्रायिकता होती है ना, प्रोबेबिलिटी जो होती है, उन दोनों का टोटल जो है होना और ना होने का एक होता है। पहला वाला समझ में आ गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ये कह रहा है आपको m का मान निकालना है अगर इसका कोई हल नहीं है। मतलब आपको m की वैल्यू जो है ना वो फाइंड करनी है। ये दो इक्वेशन दे रखी है, अगर इसका नो सॉल्यूशन है। तो देखो मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट भी बताता जाऊंगा ताकि आपके रिवीजन में प्रैक्टिस हो जाए। बाकी जैसे जो बच्चे हैं ना जिनको ऑलरेडी आता है वो वीडियो को आगे कर करके देखते रहें, ठीक है। या अगर समझना है तो आप समझ सकते हैं, या वीडियो को स्पीड में करके देख लें। देखो बच्चों, अगर नो सॉल्यूशन की बात की जाती है ना तो इसमें दो इक्वेशन होती है। इसमें ना दो इक्वेशन होती है, आप देखो, एक ये रही इक्वेशन और दूसरी ये रही। और जब हमें दो इक्वेशन दी होती है ना तो हमें ये पता होना चाहिए जो x होता है ना, x उसके साथ वाले को a1, y वाले के साथ वाले को b1 और अकेली रकम को c1 कहना होता है। मतलब ये इक्वेशन होती है a1x b1y c1 = 0, a2x b2y c2। तो अगर ये बराबर है ये बराबर नहीं है तो इसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे कोई हल नहीं है, ठीक है। और क्योंकि एक बराबर नहीं है, सॉल्यूशन क्यों नहीं है? क्योंकि जो लाइन बनेगी ना इससे वो पैरेलल बनेगी। क्या बनेगी? पैरेलल, यानी कि समांतर बनेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि मैं इसके साथ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम की तैयारी हो जाए। और अगर तीनों बराबर नहीं आते, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग है। और इसका क्या सॉल्यूशन होगा? यूनिक, वन सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? वन सॉल्यूशन। अद्वितीय हल बोलो या एक हल होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? और अगर एक बात और सुन लो, ये जो एक हल है ना इसे इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेदी कहते हैं। और इसका क्योंकि एक सॉल्यूशन है इसलिए इसको कंसिस्टेंट भी बोलेंगे, हिंदी में संगत बोलेंगे। अच्छा एक बात और बता दूं कि अगर एग्जाम में पूछ लिया कि ये इक्वल नहीं है और ये इक्वल है तो क्या तब भी इंटरसेक्टिंग होगा? देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर ये इक्वल नहीं है यहाँ पर, यहाँ इक्वल है तो ये इंटरसेक्टिंग रहेगा। बस ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे मेरी बात? लेकिन यहाँ पर ये इक्वल है और ये इक्वल नहीं है तो ही ये पैरेलल होगा। और यहाँ पर क्या ये इक्वल नहीं है और ये इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग बोलेंगे, वन सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। प्रतिच्छेदी बोलेंगे और एक हल बोलेंगे। और अगर तीनों बराबर आ गए तो हम इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, मतलब संपाती बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इसके अनेक हल होते हैं, इसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर? अब देखो मेरी बात ध्यान सुनो, यहां पर इसने बोला था कि इसका सॉल्यूशन कोई भी नहीं है तो m की वैल्यू निकालो। तो अब आप देखो कि ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे या ये वाला लगाएंगे? तो हम ये लगाएंगे क्योंकि नो सॉल्यूशन है, हम इसको ले लेंगे खाली, इक्वल को। तो हमने ये देखो, अब ध्यान से देखो, ये हमारी इक्वेशन है, तो हमने ये इक्वेशन उतारी और दूसरी इक्वेशन ये उतारी। अब देखो
ये ना माइनस का नो इक्वल के इधर है, समझे मेरी बात। जो माइनस का नो है ना, जो माइनस का नो है वो इक्वल के इधर है, तो हम उठा के इधर लेकर आएंगे पहले, समझे। इसको इधर लेकर आएंगे क्योंकि हमारी जो इक्वेशन होती है ना वो ये वाली होती है, इस फॉर्म में होना चाहिए, समझे मेरी बात। इसलिए अब हमने क्या करा, ये चीज़ लिखी, माइनस का नो उधर जाके प्लस का हो गया। अब देखो ये जो है ना, ये x के साथ वाला इसको a1 बोलेंगे, y के साथ वाले को b1 और इस अकेली रकम को c1 बोलेंगे। और इसको तो लेंगे नहीं क्योंकि हम इसको उधर लेकर गए, इसको क्या बोलेंगे a2, इसको बोलेंगे b2, इस अकेली रकम को बोलेंगे c2, ठीक है। अब क्योंकि नो सॉल्यूशन है ये, क्योंकि ये नो सॉल्यूशन है डियर, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। और इस वाले फॉर्मूले में ये इक्वल और ये नॉट इक्वल होना चाहिए, 100% यही रहना चाहिए। तो बस हम इसको ले लेंगे, a1 अपन में a2, a1 कितना है 6 अपन में 2, b1 अपन में b2 -3 अपन में -m, माइनस माइनस कट गया और m को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो 6 मल्टीप्लाई करो डिवाइड, तो m = 1 आ गया, समझ में आ गया। इस तरीके से हमने यहाँ पर m की वैल्यू जो है निकाल दी, m = 1 निकाल दिया, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद जो है हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक निकालेंगे तो वो कितना निकलेगा। इंग्लिश में अगर कोप्राइम नंबर है ना, उसका एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोप्राइम होते कौन से नंबर है। देखिए कोप्राइम वो नंबर होते हैं जो जिनका एचसीएफ ना 1 होता है। मतलब अब आपने तो आंसर बता दिया, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, मतलब कोप्राइम वो है, जैसे मान लो ये 4 है और ये 5 है, तो जिस पहाड़े में ये आ रहा है ना, उस पहाड़े में ये वाला नहीं आना चाहिए। जैसे 4 किस पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में आता है, ठीक है, 1 को छोड़ के, वैसे 5 के पहाड़े में आता है। तो जिस पहाड़े में ये आता है उस पहाड़े में ये नहीं आते, तो इन दोनों को कोप्राइम बोलेंगे। एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे मैंने 10 लिया है और यहाँ पर मैंने यहाँ पर 21 ले लिया, तो अगर आपसे पूछ रहा है कि क्या ये दोनों कोप्राइम है, आप बताओ क्या ये कोप्राइम है। इसके टुकड़े करो 10 के, 2 5 जा 10, 21 के टुकड़े करो 3 7 जा 21। तो देखो जिस टेबल में ये आ रहा है और जिस टेबल में ये आ रहा है, ये दोनों सेम है, नहीं है ना सेम, इसलिए इसको हम कोप्राइम बोलेंगे। कोप्राइम का मतलब होता है जिस टेबल में ये आता है उस टेबल में ये ना आए, जिस टेबल में ये आता है उस टेबल में ये ना आए, मतलब एक को छोड़ के एक। तो अगर वो बोल रहा है इन दोनों का एचसीएफ निकालो या इन दोनों का एचसीएफ निकालो, तो कितना आएगा। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 4 का 2 दूनी 4, 5 का 5, तो दोनों में सेम क्या है, यहाँ 1 लगा लो, तो उसमें तो 1 तो है, तो एचसीएफ 1, तो जिनका एचसीएफ 1 होता है, ठीक है, उनको हम कोप्राइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोप्राइम। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है पी एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है, और इसका जो है ना शून्यक अल्फा और बीटा है। तो कह रहे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का टोटल करके आंसर बताइए कितना आएगा, ठीक है, आपको इसका आंसर बता लगाना है। तो ऐसे आप इंग्लिश में देख सकते हैं, मैं हिंदी इंग्लिश इसलिए कमांड करा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा इसमें कोई वो नहीं होता, तो इससे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँगा, ठीक है। अगर मैं दोनों अलग अलग बनाऊंगा तो जल्दीबाजी बनाऊंगा तो समझ नहीं आएगी ज़्यादा। तो आपको ये चीज़ दे रखी है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल है। तो देखो ऐसे ना कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसके लिए आपको शॉर्टकट रूल्स याद करने पड़ते हैं। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको उसको शॉर्टकट पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि अगर आप इसे खोलेंगे तो यही बन जाएगा। तो हमें ये याद रखने पड़ती है, बनाने आने चाहिए। ऐसी 1 अपॉन में अल्फा 1 अपॉन में बीटा अगर आ जाए तो बीटा एकम बीटा
अल्फ़ा एकम अल्फ़ा और यहाँ बीटा लिखना था और अल्फ़ा बीटा, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप अपने इसका देख लो और इसका अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा, क्योंकि इनमें अल्फ़ा जो बीटा है, ठीक है, ये दोनों सेम ही हो गए। ठीक है, तो हम इसे 2 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं ऐसे, और एक अल्फ़ा स्क्वायर बीटा और एक अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, तो ऐसे में इनमें अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लेते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आपको सर ये आप बता क्या रहे हैं, ये आप, ठीक है, इसको आप अपने आप करना। देखो इसको ऐसे करते मैं कर ही देता हूँ, ये अल्फ़ा बीटा होता है, तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का हम देखो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, माइनस कर देंगे यहाँ पे 3 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया शॉर्ट में। अब आपको सर इसका क्या यूज़ है, देखो यहाँ पर ना हमें जब ये इक्वेशन दी होती है ना, तो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा सम ऑफ जीरोस, यानी कि माइनस बी अपॉन में ए, इसे बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इसे बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन में ए, तो इसे बोलते हैं हिंदी में शून्यकों का योग। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे अल्फा बीटा और यहाँ अल्फा प्लस बीटा, हमें ये चीज़ इससे निकल जाती है। समझ में आई? मतलब अब ये कैसे पता लगाते हैं, देखो जब आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आपने 2 वेरिएबल पढ़े थे इक्वेशन, एक ये वाली एक ये वाली, है ना। जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम क्वाड्रेटिक वाली पढ़ते हैं, इस तरीके से ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और 1 वेरिएबल में पढ़ा है ना। तो एक्स स्क्वायर के साथ को a कहते हैं। वहाँ पर जो हमने पढ़ा था ना, जो, क्योंकि मैं पुराना इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और काफ़ी अच्छे से आप कर पाएंगे। देखो इसके साथ a1 b1 c1 होता है, और जब इस प्रकार की इक्वेशन होती है सेकंड चैप्टर में ये, तो एक्स स्क्वायर वाले को इसको a, एक्स वाले को b और इसको हम c कहते हैं। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला माइनस बी अपन में a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का c अपन में a होता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला कि ये इक्वेशन है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो। ठीक है, देखो मैं चाहे तो शॉर्ट में भी कर सकता हूँ। ठीक है, एक एक नंबर का है, कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि सर इतना टाइम आपने लगाया, मैं तसल्ली से समझाना चाहता हूँ इसलिए। तो ये देखो जो पूरी इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर के साथ वाले को बोलेंगे 1 आ गया, बी किसे कहेंगे एक्स के साथ वाले को, माइनस का ए है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये है ना। और सी किसे कहेंगे जो अकेला होता है, जैसे ये अकेला ना, इसको सी बोलेंगे, तो सी आ गया। अब हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास ये है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए, यानी कि सम ऑफ जीरोस। ऑप्शन में ये फॉर्मूला क्यों मैं लिख रहा था, अल्फा प्लस बीटा चाहिए हमें। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, ये देखो सम ऑफ जीरोस, शून्यकों का योग माइनस बी अपन में है। और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, अल्फा बीटा निकालना, तो सी अपन में ए निकालना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा सी अपन में ए। तो यहाँ पर आप देखो, ये देखो, ठीक है, ये देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपन में, माइनस माइनस बी कितना है, देखो मैंने इधर की तरफ लिख दिया, आप इधर भी लिख सकते हो। ठीक है, बी कितना है, बी है माइनस का ए, तो बी माइनस का ए यहाँ लिख दिया, और ए कितना है 1, तो हमने a1 यहाँ लिख दिया। तो माइनस माइनस कट गया, ए अपन में 1 ए होता है। फिर सी अपन में ए, देखो सी अपन में ए, तो जब सी अपन में ए है तो अल्फा बीटा, तो सी अपन में ए, सी कितना है, ये देखो माइनस का बी, तो माइनस का बी यहाँ पर लिख दिया। ए कितना है 1, तो 1 लिख दिया। अब हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता लग गई, अल्फा बीटा की वैल्यू पता लग गई। अब हम ये फॉर्मूला लिख देंगे जो मैंने अभी आपको सिखाया, देखो ये वाला फॉर्मूला लिख दिया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है,
ए, तो यहाँ पर ए लिख दिया, ठीक है। 2 की जगह 2 लिखा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का बी, हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, ए, तो ऊपर स्क्वायर लगा दिया, 2 की जगह 2, माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस बी है, तो माइनस माइनस क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है, ए, कितना है, ए, तो हमने यहाँ पे ए लिख दिया। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का बी, माइनस का बी लिख दिया। ये हो गया ए का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2b, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे 5वां क्वेश्चन। अब आप 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वें क्वेश्चन में ये कह रहा है, 5वें क्वेश्चन में कि अगर द्विघात बहुपद है, ठीक है, तो उसका योग -3 है और गुणा करने पर -10 आता है, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन बनाने की बात कर रहा है। तो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वेशन पता होनी चाहिए कि क्या होती है। तो देखो, हमें यहाँ दे रखा है सम ऑफ जीरोस, तो बीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस बीटा लिखो, हमें कितना दे रखा है, -3। हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्य को कोई योग -3 दे रखा है, -3 लिख दिया। फिर हमें बोला शून्य को गुणनफल -10, तो हमने -10 लिख दिया, अल्फा बीटा -10, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -10 लिख दिया। अब आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा। पहले अब लिख देंगे बहुभुज का समीकरण, पर एमसीक्यू में तो आपको लिखना नहीं, मैं समझाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। ये लिख दिया फॉर्मूला, तो x² की जगह x² आ गया। सम ऑफ जीरोस कितना है, -3 पुट कर दिया, ठीक है। और अल्फा बीटा कितना है, -10 पुट कर दिया। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। ये इक्वेशन हमारी आ गई, तो हमारा डी आंसर है, ठीक है। तो ये इक्वेशन याद रखनी है। देखो, मैं आपको बता दूं कि जैसे इस सैम्पल पेपर कह लो, प्रैक्टिस पेपर कह लो, तो इसमें जोड़कर -3 दे रखा है, गुणा करके -10 दे रखा है, मतलब प्लस करके -3 और प्रोडक्ट करके -10 दे रखा है। कभी कभी अलग अलग दे रहता है, अलग अलग, तो हम उसको जोड़ के निकाल लेंगे। मतलब मैं पता क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कभी कभी हो सकता है अल्फा 2 दे दे, बीटा -3 दे दे, तो हम खुद जोड़ के और मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, फिर हम उसमें आंसर में जो है ना पुट कर देते हैं। जैसे जो वैल्यू आएगी हम जो है फिर फॉर्मूले में पुट कर देंगे। पर इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, हमें पहले से ही प्लस करके पहले से ही मल्टीप्लाई करके आंसर दे रखा है, तो इसलिए हमने ना यहाँ सीधा पुट कर दिया। कई बच्चे सोच सकते हैं सर इनको पहले आप प्लस करो, इनको मल्टीप्लाई करो, नहीं, जोड़कर पहले से दे रखा है, मल्टीप्लाई करके भी पहले से ही दे रखा है, इसे सीधा पुट कर दिया, ठीक है। अब आ जाओ छठे क्वेश्चन पे। ये कह रहा है अगर इन दो नंबर का HCF 6 है तो एलसीएम इन दो नंबर का क्या होगा। अब देखो दोनों ब्रैकेट में सेम सेम लिखा है, ठीक है, सेम सेम ही लिखा होता है। अब आपको क्या करना है, जब HCF एलसीएम और दो नंबर दिए होते हैं ना, ध्यान सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, HCF 6 दे रखा है, एलसीएम निकालना है और हमें ये दो नंबर दे रखे हैं, दोनों नंबर सेम है, दोनों नंबर सेम है, तो हमें एलसीएम निकालना, तो इसका ही फॉर्मूला होता है, ये रहा फॉर्मूला। तो मैं एक्चुअल में आपको बता रहा हूँ फॉर्मूला होता कौन सा है। देखो एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है HCF गुणा में एलसीएम बराबर में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, हिंदी में दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। HCF इंटू एलसीएम दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगर आपसे जैसे एक नंबर पूछ लेगा, एक नंबर पूछेगा तो उस नंबर को, दूसरे नंबर को उधर ले जाएंगे। अगर ऐसे पूछेगा तो एलसीएम को उधर ले जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर बटे में HCF चला जाएगा। अगर आपको सेकंड नंबर निकालना है, सेकंड नंबर, तो आपको क्या करना है,
आपको क्या करना है कि सेकंड नंबर निकालना ना, तो आप फर्स्ट नंबर यहाँ लिख दो नीचे और सेकंड नंबर यहाँ लिख दो। जो नंबर निकालना है उसको यहाँ लिख दो, दूसरे को उधर ले जाओ। अगर आपको मान लो एग्जाम में पूछ ले एचसीएफ निकालना है, तो आप फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बटे में एलसीएम कर लोगे। मैं चाहता हूँ कि फॉर्मूला आप खुद बना पाओ, ठीक है। मेन फॉर्मूला यही वाला है। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ को बटे में ले जाओ, अगर आपको सेकंड नंबर निकालना है तो फर्स्ट नंबर को बटे में ले जाओ, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम को बटे में ले जाओ। आप खुद फॉर्मूला बना पाओगे तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे यहाँ पर हमसे पूछा है एलसीएम, तो एलसीएम हमने यहाँ रखा, दोनों नंबर ऊपर लिखे, नीचे एचसीएफ लिख दिया। अगर हमसे एचसीएफ पूछता तो एचसीएफ यहाँ लिखते, एलसीएम बटे में ले जाते, ठीक है। मतलब आप समझ गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड कर देना, 6 से क्या कर देना, आपको डिवाइड कर देना, ठीक है। तो हमने क्या करा, 6 को से काट दिया, 6 अभी आपको सर आप करते मल्टीप्लाई कर लो, आप पहले काट भी सकते हो फिर मल्टीप्लाई कर लो। 6 9 जा 54, तो 9 को से मल्टीप्लाई करा, हमारा ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया आपको। देखिए अब ना 7th क्वेश्चन है। 7th में कह रहा है कि इसका जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे ना, फर्स्ट चैप्टर से है, तो इसका आंसर कितना निकलेगा। हमें इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, मतलब इसके अभाज्य गुणनफल करने हैं। यानी कि हम इसका जैसे कहीं एल्सियम बोल देते ना, जैसे प्राइम फैक्टर है, तो हमें प्राइम फैक्टर इसके करने हैं। तो ये 234 लिखा, तो 2 के टेबल में 2 1 नंबर पे आता है, 2 के टेबल में 2 1 नंबर पे, तो 1 इसे कैरी, 2 7 14, 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, तो यहाँ 2 कैरी हो जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 3 1 जा 3, 3 जा 9, 13 1 जा 13। तो ये आपको इसके प्राइम फैक्टर है ना, वो अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो आप फिर उसके बाद आप इसको ऐसे लिख दो, या जो एमसीक्यू में दे रखा है वैसे लिख दो, ठीक है। वैसे एमसीक्यू वाला ही आपको करना, टिक मारना है। अभी कह रहे हैं नेक्स्ट, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। ये ना आपका जो एरिया रिलेटेड चैप्टर है ना, जो नई बुक में 11 नंबर पे होगा, ठीक है। तो ये जो सर्कल है ना, सर्कल ये, तो ये कह रहा है कि ये जो सर्कल है ना, इसका क्वाड्रेंट का, सर्कल का क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट, उसका आपको एरिया निकालना है। जैसे सर्कल है ना, तो आपको इसके चौथे हिस्से का एरिया पता लगाना है। आपका बच्चे कहेंगे सर पूरे का निकालो एरिया का और 4 से डिवाइड कर दो, वैसे भी कर सकते हो। नहीं तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसे बोलते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना 90। तो ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। तो 94 जा 360 आ गया, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर आ गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। ये नीचे है तो नीचे लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आर की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कल 14 है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई स्क्वायर, ठीक है। मैंने यहाँ सीधा लिखा है, यहाँ पर मैंने आपको बनाना बता दिया। तो 1/4 पाई की वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू कितनी है 14। तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 2 बार लिख देंगे जो भी आर होगा, ठीक है। हमें 14 दे रखा, 14 लिख देंगे, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो 11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 154 आंसर आ जाएगा। तो ये हमने कर लिया। मैंने इसलिए लिख के भी आराम से रखा ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब 9 क्वेश्चन पर आ जाओ। देखिए ये कह रहा है 9 क्वेश्चन में हमें मीडियन के बारे में बता रखा है कि 27.5 है। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं 27.5, हिंदी में बोलते हैं मीडियन को माध्यक। तो ये कह रहा है कि अगर माध्यक जो है वो 27.5 है तो x की वैल्यू निकालो। देखो यहाँ पर जो मीडियन हमें 27.5 दे रखा है ना, ये एक लाइन का दे रखा है। इसे इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं, व्यक्तिगत हम इसे श्रृंखला कहते हैं। तो व्यक्तिगत जो श्रृंखला होती है ना, तो आप सिंपल याद रखो, सबसे पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
कि ये आरोही क्रम में है। असेंडिंग मतलब आरोही क्रम, मतलब ये पहले से असेंडिंग में है, तो आप इसको आगे पीछे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ बोल रखा है इसने कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसको फिर से असेंडिंग ऑर्डर में बदल देते हैं, जो कि गलत होता है। तो जब इंडिविजुअल वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, चाहे वो इवन हो या ऑड हो, क्योंकि अब आप कौन सी क्लास में, 10th में, तो आपको इवन ऑड के अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। आप n+1/2 का TH कर दो। n देखो कितने हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरी बात समझे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया इक्वल टू में कितना 27.5 है। तो n कितना है, 8+1/2, तो ये कितना आ गया 9/2, यानी कि 4.5। अब बताओ 4.5 नंबर पे कौन है, 4.5 नंबर पे कौन है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5, तो 4.5 इन दोनों के बीच में होगा ना, बिल्कुल बीच में। तो जब 4.5 जैसा पॉइंट में आता है तो चौथे और पांचवें के बीच में, तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, x+2 + x+3 अपॉन में 2 इक्वल टू क्या लिख देंगे 27.5। ठीक है, तो x कितना होगा 2x, 3 और 2 5, तो 27.5 नीचे डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 27 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 2 5 10, 2 7 14 15, 2 2 4 और 1 5, तो प्लस का 5 जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये 50 बचा, 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो गया, तो x कितने का आ गया 25 आ गया। ठीक है, मैंने करा होगा यहाँ पर, देखो ये लिखा हमने, ये आंसर आ गया। अच्छा, मैं आपको एक और शॉर्टकट बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर पहले फॉर्मूला लगा के करा ना, तो आप बिल्कुल बीच में देखो करो कितने जने हैं। अगर एक जना है तो उसको बराबर लिख दो, अगर बीच में 2 जने आ रहे हैं तो दोनों को जोड़ के आधा करके लिख लो, जैसे मैंने यहाँ पर समझाया वो यहाँ पर बताया। ठीक है, मैंने दोनों बातें बता दी आपको। अब आ जाइए आप 10th क्वेश्चन पर। पहले हम इंग्लिश में देख लेते हैं। ये कह रहा है कि ये आपको फिगर दे रखे, इसने बोला AB 5 है, ये यहाँ से यहाँ तक 5 है, AC यहाँ से यहाँ तक 6 है, और BC ये पूरा का पूरा जो है हमें 4 दे रखा है। इसने बोला AP की लेंथ निकालिए, AP की लेंथ निकालिए। ठीक है, तो हिंदी में भी वही चीज़ है, हमें ये दोनों स्पर्श रेखाएं दे रखी हैं, और स्पर्श रेखा को आधा आधा हिस्सा दे रखा है। AB की वैल्यू 5 है, AC की वैल्यू 6 है, और BC की 4 है। देखो आपको भले ट्रायंगल इक्विलेटरल लग रहा है, लेकिन ये तीनों साइड अलग अलग है। कह रहा है AP की लंबाई निकालो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई निकालो। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको कैसे निकालनी, मैं आपको ज़रा समझा दूँ। देखो डियर, ये ना 10 चैप्टर जो है आपकी बुक में NCERT में, उसमें है सर्कल चैप्टर जो है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये जो बाहर पॉइंट है, इस पॉइंट से जो लाइन डालते हैं ना, ये दोनों टेंजेंट जो होती है वो बराबर होती हैं, इन्हें स्पर्श रेखा कहा जाता है। ठीक है, बाहर वाले बिंदु से वृत्त पर जो हम स्पर्श रेखा खींचते हैं ना, वो इक्वल होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपको पता लगाना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ A से लेकर P तक। तो अब मैं आपको जो कंसेप्ट बता रहा हूँ आप उसे ध्यान से सुनिएगा। देखो डियर, ये वाली साइड AB बराबर A से तो हो नहीं सकती क्योंकि ये टेंजेंट नहीं है, लेकिन A से लेकर P तक और A से लेकर Q तक दोनों बराबर होंगे, हाँ है ना। अब देखो ये यहाँ पॉइंट देखो, ये और ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, ऐसी ये वाला हिस्सा इस वाले के बराबर होगा। अब खुद सोचो, हमें निकालना पूरा AP निकालना है। ठीक है, अब खुद सोचो ध्यान से, ये जो है ना ये चीज़, ये जो साइड बनी है, ये इसका हिस्सा ये इसके बराबर होगा,
ऐसे ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, यानी कि इस पूरे का जो पेरीमीटर है वो ए पी और ए क्यू के बराबर होगा। देखो मुझे लगता है हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। आप ध्यान से देखो मैं जो बताना चाहता हूँ, पहले मैं आपको देखो आंसर समझाता हूँ, फिर एक बार दोबारा समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखो देखो ये देखो, ये आपको फिगर है ना, दे रखे ना फिगर। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ डियर, ये पूरा का पूरा जो है ना हमें पता लगाना कितना होगा। आपको सोचो ये जो थोड़ा सा हिस्सा वो इसके बराबर होगा, ऐसे ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, यानी कि इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो इस वाली साइड और इस वाली साइड के बराबर होगा। अब देखो ये बाहर वाला पॉइंट है ना, यहाँ से लेकर दोनों साइड बराबर होंगी। अब आप ये मत सोचना कि सर ये साइड इस वाली साइड के बराबर होगी क्योंकि यहाँ तक टेंजेंट है और यहाँ तक टेंजेंट है, तो ये 5 से 5 होगा, नहीं ये 6 ही है क्योंकि दूसरा ट्रायंगल टेढ़ा मेढ़ा हो, ठीक है, इसलिए। तो अब आप ध्यान सुनो, देखो मैंने आपको दोबारा सुन लो क्या बताया। ये जो पूरा ट्रायंगल है, ये जो पूरा ट्रायंगल है ये इस और इस वाली साइड के टोटल के बराबर है। कैसे? देखो देखो ए पी प्लस ए क्यू, ए पी प्लस ए क्यू बराबर होगा ए बी बी सी और ए सी के। क्यों होगा आप सुनो ध्यान से। देखो ये वाली पूरी साइड और ये वाली पूरी साइड, ये साइड और ये साइड इसको जोड़ोगे तो ये पूरा ट्रायंगल बनेगा। कैसे? ध्यान देखो, ये ए पी है, ठीक है, और ये बी पी है, तो ये वाली साइड इसके बराबर होती है, तो ये ट्रायंगल अब कितना हो गया, इतना हिस्सा हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया। ऐसे ही ये पूरी चीज़ देखो, ये ऐसे ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा नहीं। देखो ये वाला हिस्सा इधर चला गया, तो देखो ये और ये हमें मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस और इस साइड का टोटल इस ट्रायंगल के बराबर होता है, तो ये हमारा आ गया। तो अब ए पी की जगह ए पी लिखा, ठीक है, और ए क्यू की जगह हमने ए पी लिख लिया। मैंने यहाँ लिखा है ए पी की जगह भी ए पी लिखा, ए क्यू की जगह ए पी। पता है क्यों लिखा? क्योंकि ये बाहर वाले पॉइंट से ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन बराबर होगी। सुन लो, बाहर वाले पॉइंट से ये और ये लाइन बराबर नहीं होती, बाहर वाले पॉइंट से ये और ये लाइन बराबर नहीं होती, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टच करती है इसे स्पर्श बिंदु बोलते हैं। ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन बराबर होते हैं बाहर वाले पॉइंट से। तो ये लाइन और ये लाइन हमेशा याद रखना, ये लाइन और ये लाइन का टोटल इस ट्रायंगल के बराबर होगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन घुमा घुमा के आए हुए हैं। क्योंकि ये लाइन से इधर चला गया, ये लाइन से इधर चला गया, इसका ट्रायंगल बन गया। तो ये लिख के भी आप दिखा सकते हो। वैसे तो एमसीक्यू पर टिक था तो बच्चे डायरेक्टली बता देंगे कि सर इसका टोटल जो है वो 15 है, तो क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं तो आधा आधा बांट लेंगे, 7.5 आ जाएगा आंसर। अच्छा, जब आप क्वेश्चन करोगे देखोगे कितने क्वेश्चन जो है उनके आंसर बी आते हैं, ठीक है। अब मतलब हर बार नहीं होते, इस पेपर में हो रहा था। अब 11वां क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है, ये तो बहुत आसान है, बहुत कम टाइम लेने वाला है। ये कह रहा है कि 6 लाल गेंद है और 5 नीली गेंद है, तो आप जो गेंद निकालेंगे वो नीली होगी। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो बच्चे गलत कर देते हैं, मैं आपको देखो एक्स्ट्रा भी साथ से बता रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। ये बहुत बड़े मोटिवेशन का होता है, आप बिल्कुल भी नहीं समझ सकते कि कितना बड़ा मोटिवेशन होता है, ठीक है। तो अब देखो ये मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो सुनो ध्यान से। 6 रेड बॉल है और 5 ब्लू बॉल है, ठीक है, हिंदी में लाल और नीली गेंद की बात कर रहे हैं। तो यहाँ इसने बोला है प्रायिकता, इसने बोला है प्रायिकता में इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी होगा, देखिए मैंने लिखा हुआ है, सब आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसने बोला प्रोबेबिलिटी निकालो ब्लू बॉल की, तो इसकी निकालो ब्लू बॉल की। तो देखो जब हम ब्लू बॉल की बात कर रहे हैं ना, तो ब्लू मतलब नीली, तो नीली गेंद कितनी है 5 और टोटल नीचे आ जाएगा। देखो जब हम प्रायिकता की बात करते हैं, जो हमें जिता देगा वो उसे ऊपर लिखते हैं, और जिसकी हम बात कर रहे हैं ऊपर, टोटल नीचे आता है, टोटल नीचे आता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अब आप फटाफट मुझे बताना, और हो सके तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप इसका आंसर क्या लिखोगे।
अगर मैंने बोला प्रायिकता निकालो, एक नीली गेंद होगी, जैसे यहाँ पे सर नीली लिखा था, अगर एग्जाम में सपोज करो लिखा गया एक नीली होगी तो उसकी क्या प्रायिकता होगी। अगर एक नीली गेंद की बात कर रहा हूँ तो देखिए, अगर हम एक नीली गेंद की बात कर रहे हैं ना, एक नीली गेंद की, तो एक नीली कितनी गेंदें हैं जो हमें जिता देंगी, तो 5 ही ऊपर लिखेंगे, टोटल नीचे 11 आएगा, समझो। और अगर आप पूछोगे सर 2 नीली पूछ ले, तो देखो अगर 2 नीली पूछता है, 3 नीली पूछता है, तो कॉम्बिनेशन परमुटेशन लगानी पड़ती है, वो आप 11वीं क्लास में पढ़ेंगे। आपके कोर्स में जब हम बात कर रहे हैं तो एक के बेस पर ही बात करते हैं, वो एक नीली कितनी है, क्योंकि 5 में से कोई भी एक निकलेगी, आप जीत जाओगे, और टोटल नीचे उसके बेस पे ये हम करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्योंकि आप अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, 12वां क्वेश्चन ये कह रहा है एक पेयर है लीनियर इक्वेशन का, वो 2 वेरिएबल है, अगर उसका यूनिट सॉल्यूशन होगा तो वो कैसा ग्राफ बनेगा। देखो, मैं इसलिए फ़ायदा होता है एक्स्ट्रा समझाने का कि कल को कोई नया क्वेश्चन है हम कर लें। तो वो ये 2 चर वाले रेखीय समीकरण है, अगर उसका अद्वितीय हल है तो उसकी रेखाएं कैसी बनेंगी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और जिन बच्चों को पता है वो चाहे अगर टाइम है तो कमेंट कर दे कि भाई क्या होगा। देखो, ये देखो बच्चों, यहाँ पर इसने बोला ना कि इसका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय मतलब एक हल। तो जब एक हल होता है तो जो लाइन है वो क्या करती है, एक दूसरे को काटती है। और अगर बोलेगा कोई हल नहीं होगा तो क्या होगी, लाइन पैरेलल होगी, समांतर होगी। देखा, क्वेश्चन कहाँ से वो नहीं लाएंगे, उसी को घुमा घुमा के पूछेंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी तो आप आराम से कर पाओगे। और अगर अनेक हल होंगे तो लाइन एक के ऊपर आ जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, और इससे बोला यूनिट सॉल्यूशन यानी कि इंटरसेक्टिंग। क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 क्वेश्चन कह रहा है कि ये अगर इसके सिमिलर है, एंगल ए 45 है, सी 55 है, तो ई कितने का होगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ एंगल ए पहले लिखा है, डी पहले लिखा है, तो अगर ए 45 का तो डी भी 45 का होगा। बी कितने का है, बी हमें पता नहीं है। सी कितने का, 55। तो यहाँ पर जो सी तीसरे नंबर पर लिखा है, तो यहाँ पर 1 2 तीसरे नंबर पर एफ लिखा, तो एफ भी क्या होगा, 55। पर हमसे पूछा ई, हमें बीच वाला पूछा है, तो बीच वाला पूछा तो हम बीच वाला बी निकाल लेंगे। और बी कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल का टोटल कितना होता है, 180। तो 55 और 45 को जोड़ेंगे तो 100 आएगा, 100 180 में से घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा, 80 आएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये तो मैं आपको ऑलरेडी समझा दिया मैंने कि इसका यूनिट सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेदी भी कहते हैं। ठीक है, आप देखो ये रहा, तो ए ये 55 का है, ये सॉरी ए 45 का है, सी 55 का है, तो ये कितने का, 80 का, ये 80 का, तो ये भी कितने का, 80 का। तो आंसर आ गया। ठीक है, ये तो मुश्किल नहीं था। सिमिलैरिटी थ्योरम आपने पढ़ी है, ठीक है, वो कर लेना, बीपीटी थ्योरम पढ़ लेना। ठीक है, अगर आप बीपीटी थ्योरम मेरी वीडियो देखना चाहते हो तो वो बना रखी है, बीपीटी एएस से स्टार्ट लिखना आ जाएंगे। अभी बहुत काम है, बहुत कम वीडियोस बनाई हैं, देखते हैं, कंटिन्यू करेंगे। 14 क्वेश्चन देखो, ये कह रहे पेंडुलम स्विंग है, वो 30 डिग्री तक एंगल बना पाता है, अगर उसकी आर्क 17.6 है तो उस पेंडुलम की लेंथ कितनी होगा। मतलब पता क्या कह रहा है, जैसे पेंडुलम हुआ ना, पेंडुलम हिंदी में भी आप देख सकते हैं, जो पेंडुलम है ना डियर, मतलब दोलन बोलते हैं हिंदी में। 30 डिग्री कौन बनाता है, अगर 17.6 उसकी चाप की लंबाई है तो उस दोलन की लंबाई कितनी होगी। जैसे ये है ना, टन ऐसे करके गया, तो जब वो एक बार ऐसे घुमा ना, तो जो मैथमेटिशियन होगा, उन्होंने जो क्वेश्चन बनाना होगा, तो उन्होंने देखा कि 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और इसकी जो ये है ना, ये आपको ये जो आप देख रहे हैं, ये पेंडुलम है, क्योंकि यही घूम रहा है। ठीक है, यही घूम रहा है। तो जो पेंडुलम है ना, तो उस पेंडुलम की आपको लेंथ निकालनी है, मतलब इसकी लंबाई निकालनी है। और इसने बोला 17.6 है, ये जो चीज़ ना, ये बाउंड्री देख रहे हैं, ये 17.6 है। समझे मेरी बात। तो इसने बोला कि लेंथ निकालो, तो जब ये चीज़ दे रखी है तो इसको हम बोलते हैं चाप यानी कि आर्क। तो आपको आर्क की लंबाई का फॉर्मूला पता होना चाहिए।
लेंथ ऑफ आर्क पता होना चाहिए आपको। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, अब जैसे बच्चे थीटा बटे 360 यहाँ पे 2 पाई आर लिखते हैं, कब बच्चे 2 से काट के याद रखते हैं थीटा बटे 180 पाई आर। तो बच्चे इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को याद करते हैं, चाप की लंबाई। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको फॉर्मूलों की वीडियो भी एक दे दूँ, है ना, इससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। 14 क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर करा है, ठीक है। अब आप देख लो, ये आर मतलब पेंडुलम की लेंथ है, तो हमने पुट कर दिया। देखो इस वाली वैल्यू की जगह 17.6 लिख दिया, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू दे रखी है। जब एक चीज़ देगा तो दूसरी गायब कर देगा, ऐसे ही होता है। क्वेश्चन का फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही है। ये दे रखा तो इसकी जगह पुट कर दिया, ठीक है। और इस वाले को हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया, इन सबको उठा के उधर ले गए। तो देखो पॉइंट, ये पॉइंट है ना, पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 आ गया। और 30, 2 और 22 ऐसे लिख दिए, 360 और 7 ऊपर लिख दिए, ठीक है। फिर हमने इसे काट दिया, और काटने के बाद हमारा ये आंसर है। अब काटना आना चाहिए। देखो 0 से 0 कट गई, 3 कम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। तो 2 से हमने इसको काटा, ठीक है, 2 से हमने इसको काटा, 2 8 16, 1 से 2 8 16, 2 8 16, 2 8 16। फिर हमने 2 को इससे काटा, यहाँ 11 को काटा, 11 8 88 8 आ गया। फिर 2 को काटा, 2 चौक 8 4 आ गया। फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई ऐसे करा, और 10 ये यहाँ पॉइंट लगा लिया, हमारी रेडियस आ गई। समझ में आ गया आपको? अब आ जाइए 15 क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए जो 15 क्वेश्चन है ना, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री से है, चैप्टर जो है आपका 8 है। तो इसने बोला है, अब जैसे कोई और स्कूल के बच्चे हैं या किसी और बोर्ड के, तो आगे पीछे हो सकते हैं चैप्टर। तो देखो tan a की वैल्यू 3/4 दे रखी है, समझे मेरी बात। तो ये कह रहा है अगर एक सर्वेयर वांट्स टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर, उसने टावर की हाइट देखी, उसने एंगल ए को मेजर किया, tan a की वैल्यू दी, उसने बोला उस टावर की हाइट क्या होगी अगर 40 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ इट्स, और अगर 40 मीटर ये बेस हो, तो आपको हाइट पता लगानी। देखो मेरी बात सुनो, हमें यहाँ पर एंगल नहीं दे रखा, पर हमें ये हिंट पता लगे कि tan का फॉर्मूला लगाना है। पर एक और बात है, हमें ये चीज़ पता लगानी है, ठीक है। अगर हमें ये चीज़ पता लगानी है, समझो, तो हम क्या करेंगे, ये पता नहीं, ये पता है, तो इनमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan का लगा देंगे, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि कौन कौन से जैसे फॉर्मूले हैं। ये मैं क्या बता रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, जैसे ये शॉर्टकट ट्रिक बच्चे याद कर लेते हैं। इसको साइन थीटा, इसको कोस थीटा, इसको टैन थीटा। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोस का क्या होता है, सेक थीटा। और टैन का क्या होता है, कोट थीटा, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि टैन का फॉर्मूला बताओ, तो P अपन में B, यानी कि लंब बट्टे में आधार, ठीक है। तो अब आप देखो, हमें जो चीज़ दे रखी है ना, उसका फॉर्मूला भी हम ऐसे सोच के लगा सकते हैं, tan है। तो यह हमें ऐसे ही पता है, जैसे मैंने यहाँ पे बिल्कुल वैसे करा जैसे करना चाहिए। तो देखो मैंने क्या करा है, मैंने कहा ये हमें पता है, ये पता नहीं, तो इन दोनों में जो फॉर्मूला लगता है वो कौन सा लगता है, tan का लगता है, ठीक है। तो मैंने tan का फॉर्मूला लिखा, tan a P/V। तो tan a की वैल्यू 3/4 दे रखी है। P का मतलब क्या है, PC। देखो अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो सामने वाले को P बोलते हैं, ठीक है। तो P की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें 20 दे रखी है, हमें 20 दे रखी है। और B यानी कि ये कितना दे रखा है, हमें 40 दे रखी है। ए भी जो है 40 दे रखा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 20 से हमारा 30 आ गया। तो 30 मीटर जो है उसकी ऊंचाई है टावर की, ठीक है। तो अब आगे देखो, 16 क्वेश्चन सबसे इजी है,
तो 16 क्वेश्चन बोल रहे कि इसमें जीरोस बताओ कितने होंगे। ठीक है, तो अब आप देखो कितनी बार टच कर रहा है यहाँ पर। देखो जीरोस पता लगाने से पहले, ठीक है, आप अच्छे से इसको देख लेना फिगर को। एक बार यहाँ टच कर रहा है, एक बार यहाँ टच कर रहा है, एक बार यहाँ टच कर रहा है, तो 1 2 3 हो गए। कितने हो गए? 3। तो कितने जीरोस आ गए यहाँ पे? 3 आ गए। ठीक है, आगे समझ में। ये कह रहे हैं कोसेक थीटा की वैल्यू 3/2 है या 3/2 है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी? देखो, या तो आप इसको कोसेक थीटा दे रखा है, इसे h अपॉन में p करके भी कर सकते हो। ठीक है, या आप कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो 1 होता है उसको भी यहाँ पर अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं आपको अच्छे से बता दूं। देखो, ये आपने पढ़ा होगा, मैं आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से बता रहा हूँ और दोनों तरीके से मैंने कर दिया है। तो जिन बच्चों को जो तरीका अच्छा लगे वो उससे करो। तो पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे बेस बता दूँ, क्योंकि कई बच्चे ट्रिग्नोमेट्री छोड़ देते, पर छोड़नी नहीं चाहिए, ये बहुत ईजी है। 3/2 ये दे रखा है। तो मैंने अभी आपको बताया था ये फॉर्मूले होते हैं। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है? h/p। तो यहाँ h लिख देंगे, यहाँ p लिख देंगे। ठीक है, ये बना लो। थीटा इसको मान लो, थीटा इसको मान लो। जिसको थीटा मानते हैं उसके सामने वाले को p बोलते हैं, और जिसको थीटा मानते हैं उस लाइन को बेस बोला जाता है, और 90 के सामने वाले को हमेशा h बोला जाता है। 90 के सामने वाला कभी बदलता नहीं है। चाहे ट्रायंगल आप ऐसे बना लो, 90 के सामने वाला h ही होता है। और यहाँ पर हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? हाइपोटेन्यूस थ्योरम को h का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितनी है? 3 का स्क्वायर। बेस कितना है पता नहीं, और p कितना है? 2 का स्क्वायर। 3 6 9, 2 2 4 हो गया। तो 4 है। 9 - 4 इज इक्वल टू में b का स्क्वायर है, 5b का स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है वो √5 आ गई। ठीक है, ये देखो यहाँ पर करा हुआ है। यहाँ पर मैंने एक्चुअल में डायरेक्ट लिख दिया था। अब इससे, अब देखो हमें जो चाहिए ना, हम ये जब ये फॉर्मूला लगाते हैं ना, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जब हम इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं ना डियर, तो आपको एक बात का ध्यान रखना, ठीक है, कि आपको तीनों में से जो है ना एक चीज़ नहीं दी होगी, तो आपको फॉर्मूला यही लिखना है। ये नहीं जैसे मुझे यहाँ पर बेस नहीं दे रखा तो मैंने फॉर्मूला चेंज थोड़ी किया कि मैं बी को दे लेगा, एच को दे लेगा। आप एक ही फॉर्मूला से इसे कर सकते हैं, क्योंकि फिर बच्चों को ना कन्फ्यूजन होती है। अब देखो, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो इस अब हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए? क्वेश्चन में हमें चाहिए, यहाँ पर आप देखेंगे, हमें चाहिए कोट, कोसेक और कोट। तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है? देखो यहाँ से आप देख लो, कोट का फॉर्मूला b/p। तो अब आपके पास ये फिगर है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कोट थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लिखोगे b/p। तो b कितना है? b कितना निकाला? √5। और p कितना निकाला हमने? 2। ठीक है, तो ये हमने निकाला, तो हमने सीधा इसको पुट कर देना। ये हमने पूरा उतार लिया और यहाँ पुट कर दिया। 4 की जगह 4। कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी है? 3/2। तो यहाँ पे 3/2 लिख दिया। कोट थीटा की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे √5/2। तो √5/2 लिख दिया। तो 3/2, 9/4, √5/2, 5, 2 2 जा 4। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लो। देखो दोनों में सेम है ना, 4 4 4 आ गया। 9 का 9, 5 का 5, 9 5 14, और ये और 4 से करके 14 का 14 आ गया। अब जो बच्चे दूसरा तरीका देखना चाहते हैं ना, जैसे जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं, तो जैसे उनकी मैथ्स जैसे काफ़ी सही होती है, तो
वो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा। आपको कोसेक की वैल्यू दे रखी है, देखो 3/2, तो आप इसमें पुट कर दो, तो 1 को इधर ले गए माइनस कोट स्क्वायर को उधर ले गए, तो इसका एलसीएम ले लो। कोट स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5/4, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9/4, क्योंकि स्क्वायर कर दिया ना हमने। कोट की कितनी है 5/4, तो ये हमने पुट कर दिया, एलसीएम ले लिया, देखो सेम आ रहा है। अब हो सकता है कुछ बच्चे कहें सर ये तो बड़ा इजी है, पर हर क्वेश्चन इस तरीके से हो ऐसा नहीं है ना। अब ये भले थोड़ा लेंथी है, इसमें क्या होता है हम ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब पाथेज थ्योरम लगा देते हैं, तीनों पता लग जाता है। फिर यहाँ पर कुछ भी लिखा आ जाए, टैन लिखा आ जाए, साइन लिखा आ जाए, कोसेक लिखा आ जाए, तो हम इस फॉर्मूले से वैल्यू निकाल के, ये वाला जो फॉर्मूला है वैल्यू निकाल के आराम से इसमें पुट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो आराम से हमारा आंसर आ जाता है। अब हम देखेंगे 18 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि अगर ये सर्कमस्क्राइब है, देखो सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है सर्कल के चारों ओर है, उसे टच कर रहा है। कह रहा है पीबी और सीआर निकालो, पीबी और सीआर निकालो, ठीक है। तो हमें पीबी और सीआर की वैल्यू निकालें, दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो हिंदी में भी आप देख सकते हैं, ज़्यादा वो नहीं है, होता ये देखो परिकृत मतलब वृत्त के चारों ओर घिरा हुआ है, उसे टच कर रहा है। पीबी प्लस सीआर, पीबी और सीआर, ये हमको दोनों को जोड़ के बताना है, ये हिस्सा कितना होगा। देखो ये ध्यान से सुनो, मैं आपको बता दूं कि जैसे सर्कल होता है ना, कि जो बाहर पॉइंट होता है ये और ये दोनों बराबर होते हैं, समझे। तो ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्से के बराबर होगा, ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर होगा, ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा। तो अब ध्यान देखो हमें पीबी और सीआर पूछा है, तो देखो जो हमें पीबी और सीआर पूछा है ना, तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर है और ये वाला हिस्सा इसके बराबर, तो ये पूरा क्या बन गया, बीसी बन गया। क्या बन गया, बीसी बन गया, ठीक है। तो इसने बोला कौन सा होगा, तो यहाँ पर बीसी आ जाएगा। ये मुश्किल था ही नहीं, तो इसके बारे में क्या बताना, ये आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन। 19 में कह रहा है जो एपी होती है ना, एपी वो तभी होगी अगर ये ए बी सी एपी में है, तो 2b बराबर a प्लस सी होगा, तभी होगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं कि क्या 2b बराबर a प्लस सी होता है। देखो होता तो है, ये बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखो जब हम AP चेक करते हैं ना कि AP है या नहीं, तो हम कैसे करते हैं, A2 में से A1 घटाते हैं, A3 में से A2 घटाते हैं, अगर ये बराबर आए तो उसे हम AP कहते हैं, ठीक है। तो पहले वाले को A1, इसको A2, इसको A3, ठीक है। तो अब फटाफट बताओ A2 कितना है, A2 कितना है, B, तो यहाँ लिख देंगे B। A1 कितना है A, यहाँ लिख देंगे A। A3 कितना है A3 C, और A2 कितना है B। अब देखो B को उधर ले जाओ और A को इधर ले जाओ, तो B भी कितना होगा 2B इजिकल टू C प्लस A। तो ये बन गया ना, ये देखो ये चीज लिखी है ना, यहाँ पर ये लिखा है ना, हाँ या ना, लिखा है ना। अब कभी कभी ऐसे भी पूछ लेगा, C प्लस A 2/में चला गया, 2/में चला गया, ठीक है। ये याद रखना आप, सुन रहे मेरी बात। एक बात आपको बताता हूँ, जैसे मान लें 8 है 18, तो आपको बीच का नंबर निकालना है, AP है, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 18 ने 20, 26, 26 का 13, तो यहाँ 13 आंसर आ जाएगा, ठीक है।
AP में अगर ऐसे निकालना तो, क्योंकि ये फॉर्मूला बना हुआ है, देखो पहले और लास्ट को जोड़ोगे आधा कर दोगे तो बीच वाला निकल जाएगा, ठीक है, बी से बीच वाला बोल दो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो n नेचुरल नंबर अगर है वो ओड है तो उसका स्क्वायर n का स्क्वायर होगा क्या? अगर n ओड है तो उसका फॉर्मूला ये होगा n स्क्वायर, ठीक है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, द सम ऑफ द फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। तो देखो मैं आपको ये जस्टिफाई करके दिखा रहा था, वैसे ये ट्रू है। देखो ओड नंबर बोला है इसने, ओड नंबर, एक, एक के बाद तीन, तीन के बाद पाँच, पाँच के बाद सात। तो ये कह रहा है कि क्या इसका जब हम एसन निकालेंगे तो क्या n का स्क्वायर निकलेगा? चेक कर लेते हैं। a कितना है? एक। d कितना है? तीन में से एक गया दो, ठीक है। समझे मेरी बात? अब हमें निकालना है एसन। तो एसन का फॉर्मूला क्या? तो n अपन में टू, 2a प्लस n माइनस 1d। तो n कितना है? n है 2, a कितना है? a कितना है? 1, n कितना है पता नहीं, n की जगह n, 1 की जगह 1, d की जगह कितना लिखा? तीन में से एक दो था, दो लिख दिया। तो n अपन में 2, 2 1 जा 2, 2 को 7 मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। तो दो से दो कट गया, जीरो बचा, 2n बचा, यहाँ लिख दिया। तो ये दो से दो कट गया, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का माइनस का। अब ये दो से दो कट जाएगा, वैसे ब्रैकेट खोल के काटते तो n का स्क्वायर आ रहा है। और यहाँ पर भी ये बोला था कि n का स्क्वायर आएगा, ट्रू। पर ये क्या कह रहा है कि क्या ये जो चीज़ है इसका कारण ये वाली लाइन है? नहीं ना। तो दोनों ट्रू है लेकिन रीज़न इसका नहीं है ये। तो देखो यहाँ पे लिखा होता है कि जब दोनों ट्रू हों लेकिन रीज़न करेक्ट ना हो तो हम बी पे टिक करते हैं, इससे इसका आंसर बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, इसका आंसर बी आ गया। क्लियर हो गया आपको? अब 20 क्वेश्चन पर आ जाओ। तो जो 20 क्वेश्चन है वो आपके जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना 7 चैप्टर उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है, आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि a की वैल्यू इतनी है, b की वैल्यू इतनी है और o की वैल्यू इतनी है। तो आप जो यहाँ पर x लिखा है ना उसकी वैल्यू कह रहा है 2 आनी चाहिए। और ये कह रहा है कि जो केंद्र होता है ना वो जीवा का मिड पॉइंट होता है। एक बात सुनो, जो सेंटर होता है ना वो जीवा का थोड़ी होता है, जो सेंटर होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। अब हमें ये तो पता है कि पूरी लाइन गलत है, और एक बात और है, यहाँ पर दोनों फोल्स कभी नहीं है, यानी कि अगर आर गलत है तो ए हमेशा ट्रू ही होगा, ठीक है। तो ए वाला ट्रू होगा, यानी कि ए ट्रू है, आर फोल्स है, ठीक है। तो इसका आंसर सी होना चाहिए। फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कई बार क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग आ जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसने बोला था कि पॉइंट ए है 4,3, तो हमने यहाँ पर 4,3 लिख लिया। और पॉइंट बी है x,5, तो यहाँ पर x,5 लिख लिया। और यहाँ पे ओ रहेगा 2,3, तो यहाँ 2,3 हमने लिख लिया। तो अब जब मिड पॉइंट होता है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 x2 और मिड 2। देखो मैं आपको फॉर्मूला लिख दूँ। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, फिर दोनों को जोड़ के आधा कर दो, ठीक है। तो x1 कितना है? 4, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, आगे पीछे लिख दो कोई बात नहीं। और x2 कितना है? यहाँ पर हमें 4x, ये है ना, ये x1 बोलो, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। तो x प्लस 4 लिख लो, 4 प्लस x लिख लो, बात एक ही है। बटे में 2 आता है, इक्वल टू में पहले वाली वैल्यू ली जाती है, क्योंकि पहले वाला निकलता है ना। ये जो x वाला फॉर्मूला है x निकालेगा, y वाला फॉर्मूला y निकालेगा। तो हम ये 2 यहाँ लिख लें। अब 2 दूनी 4 हो गया, तो प्लस का 4 माइनस का 4 हो गया, 0 आ गया, x की वैल्यू 0 आ रही है। तो अब देखो ये भी दो गलत है, ये भी गलत है, दोनों गलत है, ठीक है। देखो वृत्त का केंद्र, वृत्त की प्रत्येक जीवा का मध्य बिंदु होता है,
अब मैं इसे प्रूव करके दिखाता हूँ कि गलत क्यों है। ठीक है, दोनों गलत मतलब मिस प्रिंटिंग होगी, क्वेश्चन गलत छप गया मतलब, या मतलब यहाँ पे आंसर उन्होंने गलत दे दिया, 0 दे देते तो हम ऑप्शन में टिक कर देते। ठीक है, अगर आप अटेम्प्ट करते तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच कोड ऑफ सर्कल। अब जैसे मैंने इस सर्कल बनाया, ये सेंटर है, और मैंने जो कोड है वो यहाँ पे कोड बना ली। ठीक है, तो क्या ये जो सेंटर है वो इस कोड का मिड पॉइंट है? नहीं है ना। अगर परपेंडिकुलर डालेंगे सेंटर से तो होगा मिड पॉइंट। ठीक है, इसलिए हम इस पे जो है मतलब वैसा टाइम करके आ जाएंगे। ठीक है, अब ये सेक्शन बी है, ये हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, ये कर रहे हैं सवाल। ठीक है, लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर स्टूडेंट्स।